हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल्स। नया टॉपिक है। बेसिकली लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया था लोकस। लोकस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। जाओ यार, अच्छे से प्रैक्टिस करो लोकस के सम्स। आज बेसिकली वील स्टार्ट सर्कल्स, सीखेंगे इसके थ्योरम। सर्कल्स बेसिकली जानते हो यार, 4 नंबर का आता है। सेक्शन ए में भी आ सकता है, सेक्शन बी में भी। एंड ट्रस्ट मी, 2020 का जो सर्कल्स का जो क्वेश्चन था सेक्शन ए में, इट वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो क्लास 9 के भी लग रहे थे उसमें। तो सर्कल्स का जो चैप्टर है वो सेक्शन ए में भी आता है और सेक्शन बी में भी आता है। ऑलमोस्ट वेटेज होता है 8 मार्क्स। सेक्शन ए में 4, सेक्शन बी में 4। आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए बहुत रेयरली मिलता है। आप 4 नंबर के लिए पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, जहाँ पर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके थियरम्स। हम लोग इसके थियरम्स डिस्कस करेंगे। जो पहला थियरम है वो बहुत आसान सा थियरम है और वो मतलब समझ जाओगे यार आसानी से। पहला थियरम है, देखो यहां पर थियरम कहता है, थियरम नंबर 1, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये देखो, ये आर्क है ना, ये जो है ये आर्क हुआ। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज बेसिकली डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब समझ रहे हो कि अगर दो लाइन सेगमेंट्स इस आर्क, फॉर एग्जाम्पल इस आर्क में एक एंगल सबटेंड करते हैं ऑन द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो उसी सेम आर्क को अगर मैं सेंटर से पास कराऊं तो वो उस एंगल का दुगना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है आप लोग के लिए कि देखो इसी आर्क पे मैंने दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं। पहला जो सरकमफरेंस को छू रहा है और दूसरा जो सेंटर पे जा रहा है। पर देखो आर्क उतना ही है, आर्क उतना ही है ना। सरकमफरेंस पे एक जा रहा है तो एक सेंटर ऑफ द सर्कल पे जा रहा है। ठीक, तो जो सेंटर पे जाता है और जो ये एंगल होता है वो सरकमफरेंस वाले से 2 गुना होता है। तो ये हो गया 60 डिग्री। ये है पहला थ्योरम कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बहुत आसान सा थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2, विच इज एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो एक सरकमफरेंस पे जा रहा था और एक सेंटर पे जा रहा था। अब क्या हुआ, अब दोनों ही सरकमफरेंस पे फॉर एग्जाम्पल जा रहे हैं। इस आर्क में, सेम आर्क के लिए दोनों ही अलग अलग पार्ट के सरकमफरेंस पे जा रहे हैं। देखो जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। देखो ये जो आर्क है ए बी, एक बार सरकमफरेंस पॉइंट सी पे जा रहा है, एक बार पॉइंट डी पे। ठीक है, तो यहां पर है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये सेकंड थियरम है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये छोटा सा थियरम है इसलिए मैंने लिख दिया। पहला थियरम थोड़ा बड़ा था। बेसिकली क्वेश्चन जब भी आएगा फुल थियरम लिखना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल मतलब अगर ये अल्फा एंगल है तो ये भी एंगल अल्फा ही होगा। बस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये लोग सेम आर्क सबटेंड कर रहे हैं और अगर ये पॉइंट सरकमफरेंस पे लाई कर रहा है तो क्लियरली कह सकते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। बट फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जहां पर एक आर्क ऐसा दिया हुआ है, सिमिलरली दूसरा आर्क ऐसा दिया हुआ है, तो इधर भी देखो सेम आर्क है, सेम आर्क से लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो रहे हैं। बट क्योंकि ये पॉइंट सरकमफरेंस पे लाई नहीं कर रहा, तो अल्फा अगर ये एंगल है और ये एंगल बीटा है तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट्स को इक्वल होना है तो उन लोग को सरकमफरेंस पे ही लाई करना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट बाई चांस सरकमफरेंस के बाहर चला गया या फिर मान लो सरकमफरेंस के बाहर नहीं जाता है, सरकमफरेंस से पहले ही जुड़ जाता है, तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट की फॉर्मूला से हम लोग इस एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते, फिर उसका डिफरेंट एंगल होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे, विच इज थ्योरम नंबर 3। बेसिकली जो थ्योरम नंबर 2 मैंने बताया आपका, बस ये उसका ही मतलब एक सक्सेशन है, बहुत आसान है। थ्योरम नंबर 3 सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो कहता है कि मान लो एक लाइन सेगमेंट है ए बी, जो मैं बेसिकली एक कॉर्ड ड्रॉ करो तुम एक सर्कल पे, और उस जगह से तुम दो लाइन सेगमेंट्स लो और सरकमफरेंस पे पॉइंट प्लॉट करो। सिमिलरली वो पहला वाला जैसा हो गया ना, इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट। तो यहाँ पर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक वो बनाया लाइन सेगमेंट से पॉइंट सी, या यहाँ पर भी मैंने दो लाइन सेगमेंट्स को जोड़ा एंड आई मेड इट पॉइंट नंबर डी। यहाँ पर भी पॉइंट नंबर ई बना दिया मैंने। इसमें देखो इस दोनों मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है उसको ही करके मैंने ये सेम आर्क में मैंने 3 लाइन सेगमेंट्स को प्लॉट किए हैं। देखो
सी डी और ई मैंने बनाया। अब मैंने लास्ट वाले में क्या बताया था आपको कि अगर वो सरकमफरेंस पे रहेगा तो एंगल इन द सेम सेगमेंट से दोनों एंगल इक्वल होगा, राइट। यही तो बस यही है थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम कहता है कि अगर मैं लाइन सेगमेंट बनाता हूँ ए बी विच इज कॉर्ड, और वहां से अगर मैं दो पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ एट डिफरेंट पार्ट, मतलब एक ही जगह पे नहीं, कॉन्जॉइंट पॉइंट्स नहीं, बट वो सेम साइड पे होना चाहिए, वो कॉर्ड के सेम पॉइंट्स पे होना चाहिए। तो मान लो एक सर्कल ऐसा है, एक ये लाइन सेगमेंट मैंने मान लो ए बी मैंने यहाँ बनाया, एक पॉइंट आप यहाँ बनाते हो और एक पॉइंट आप यहाँ बनाते हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको जो दोनों पॉइंट्स है वो एक ही साइड पे बनाना। देखो मैंने एक ही साइड पे बनाया दोनों पॉइंट्स, राइट। तो फिर ये ए बी सी डी पॉइंट्स कॉन्साइक्लिक होंगे, ये बस ये कहना चाह रहे हैं कि दे विल बी कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक का सिंपल सीधा साधा अर्थ है कि ये लोग एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा। देखो अगर मैं ए बी सी डी को जोड़ूं कि दे आर फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल, यही कहना चाह रहा है कि ये मतलब ये तो बहुत हेजी सा डायग्राम हो गया, बट अगर आप ये चार पॉइंट्स को देखो ड्रॉ करोगे तो दे आर फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल इनसाइड द सर्कल, ठीक है, इसीलिए दे आर कॉल्ड कॉन्साइक्लिक। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ई पॉइंट आप लोग के लिए यही बनाया बिकॉज देखो ये सरकमफ्रेंस के बहुत बाहर है, तो ये तो उसमें आएगा ही नहीं। तो थर्ड थ्योरम बस सिंपल से यही कहता है कि अगर आपको कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है कि दे फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल इनसाइड द सर्कल, क्या करोगे भाई, एक कॉर्ड लेना है, उससे दो लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं, एक सी पे एक डी पे, एंड बस बन गया, एंगल इन द सेम सेगमेंट से दोनों एंगल इक्वल है, एंड हेंस यू आर प्रूव्ड कि दे आर कॉन्साइक्लिक, दे फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल। यही है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 4 तो सबसे आसान है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। एंगल इन अ सेमी सर्कल कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस यही है थ्योरम नंबर 4। बेसिकली इसका बहुत थ्योरेटिकल अप्रोच भी है क्वेश्चन का। जैसे मान लो ये डायमीटर है इसका, तो मैंने पहला थ्योरम में क्या बताया था कि जो सेंटर पे, मान लो ये सेंटर है, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है उसी आर के कोई और पॉइंट ऑफ द सर्कल पे उसका हाफ एंगल सबटेंड होता है, राइट। मतलब सेंटर पे इसका दोगुना एंगल सबटेंड हुआ। जैसे मान लो ए बी हुआ और सी हुआ, तो अब बताओ ए बी सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये तो सबको पता है भाई, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं, यस। अब सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सेम आर्क सरकमफरेंस पे उसका आधा होता है ना, उसका आधा, मतलब ये क्या बना 90 डिग्री। ये थियोरेटिकल अप्रोच है इसका, क्यों ऐसा होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, बहुत आसान सा है। ठीक है, बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 5 और थ्योरम नंबर 6 पर। नाउ नाउ जो थ्योरम नंबर 5 है वो तो सबसे ज़्यादा आसान हो गया, थ्योरम नंबर 4 से भी ज़्यादा आसान हो गया। क्या था थ्योरम नंबर 4, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये है कि अगर कोई भी एक सर्कल में 90 डिग्री बन रहा है एक कॉर्ड के जरिए से, तो उस कॉर्ड को हम डायमीटर बोलते हैं। बस यही है, ये कॉर्ड उसका डायमीटर बन जाता है, बस दिस इज द थ्योरम। एंड ये बोल सकते हो ये डायमीटर बन गया तो फिर तो ये आर्क क्या हुआ, दिस आर्क इज अ सेमी सर्कल। ये दो कंक्लूजन पे आ गए आप। पहले क्या था, पहले वाले में सेमी सर्कल दिया हुआ था और डायमीटर पता था मुझे, तो मैंने कह दिया एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री है। ये जस्ट उसका कन्वर्स है कि यहाँ पर मुझे एंगल पता है तो मैं बोल दूंगा यार ये कॉर्ड डायमीटर हो गया मेरा और ये जो आर्क है ये सेमी सर्कल हो गया मेरा। बस इतना आसान था। बढ़ते हैं सम्स की तरफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। बेसिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ना तुमको ज़्यादा पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली आप पेंसिल से बुक में भी कर सकते हो, बट एग्जाम टाइम में क्या करना ना, थियरम्स अच्छे से लिखना। जो भी स्टेप में एंगल्स को इक्वल करोगे या फिर साइड्स को बराबर करोगे, जो भी करोगे, यू शुड ऑलवेज हैव अ लॉजिकल रीजनिंग। बुक में तो आसानी से, मतलब डायग्राम्स ही इतने बड़े बड़े होते हैं कि उसमें आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो मैं थियरम्स नहीं लिखूंगा, मैं बस बोलूंगा कि कौन सा थियरम कहाँ अप्लाई हो रहा है, बस समझ जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि मुझे एक्स फाइंड करना है। हाँ जी, यहाँ पर 45 डिग्री दिया हुआ है और ये मेरा डायमीटर है। तो डायमीटर के अंदर अगर ट्रायंगल बनता है तो तुरंत मेरे मन में आना चाहिए कि एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो बस एंगल इन अ सेमी सर्कल से ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अब क्योंकि ये ट्रायंगल है तो ये 180 होगा, तो 90 ये 45, तो ऑब्वियसली यार ये भी तो 45 ही होना है ना, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। अब मुझे चाहिए x, तो देखते हैं x वाला आर्क कहाँ से आ रहा है। x वाला आर्क यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, मतलब ये वाला आर्क x एंगल पे आ रहा है। देखो इस वाले आर्क पे एक और लाइन सेगमेंट यहाँ पर a से आ रहा है, देखो
पी ए बी एंड पी क्यू बी दोनों का तो सेम ही आर्क है ना, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल तो सेम है। कैसे सेम है भाई? एंगल इन द सेम सेगमेंट, एज आई सेड। तो थ्योरम नंबर 15.2 था, यस, थ्योरम नंबर 2 था कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, देयरफॉर मेरा x जो आएगा वो भी 45 डिग्री ही आएगा। ठीक है, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। इसका बहुत आसान सा सवाल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। बेसिकली ना 2007 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था 4 मार्क्स के लिए। अब 4 मार्क्स के लिए इतना आसान सा नहीं, 2 मार्क्स तो वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है या फिर 1 मार्क्स होता है, बाकी के 3 मार्क्स या 2 मार्क्स तो थ्योरम लिखने के ही होते हैं। ये थ्योरम बस वहाँ पे सही से बैठा दोगे और उससे पहले लिख दोगे 180 डिग्री होता है ट्राइंगल का, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री ना, तो बस मिल गया 4 नंबर आसानी से। अब मुझे यहाँ पर ओ यहाँ पर दिया है मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर दिया है मतलब उससे जो भी पास करेगा वो डायमीटर होगा, मतलब ये कहने की तो बात नहीं है, ये समझ जाना चाहिए हमें। नाउ ये 40 है, राइट? हाँ ठीक है, ये 40 है, सेंटर है ना। तो देखो ये कौन सा आर्क से सबटेंड होके आ रहा है, ये वाले आर्क से सबटेंड होके आ रहा है, राइट? तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम होगा, मतलब ये भी 40 डिग्री हुआ, राइट? हुआ ना। अगेन एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, देखो आर्क सेम है तो ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा। अब देखो ये सेंटर है, सेंटर से कोई भी पाथ अगर सरकमफ्रेंस पे जाता है तो वो रेडियस कहलाता है, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो बन गया ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला है। तो बस मेरा यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू 40 डिग्री। या ओके, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, ये वैसे भी आप कह सकते थे, कोई और तरीके से भी कह सकते थे, बट सिंस हमें इसके बारे में कोई मेजर इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया था इस दोनों लाइन्स के बारे में, वी डायरेक्टली डोंट, हम लोगों ने इसको डायरेक्टली काउंट नहीं किया एज एन एंगल 40 डिग्री, इसलिए हमें एंगल्स वाले प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किए यहाँ पे। कि यहाँ पर देखो क्या है, पहले एंगल इन द सेम सेगमेंट से इसको भी मैंने 40 डिग्री प्रूफ कर दिया। अब भाई ये सर्कल है तो ये और ये तो सेम ही हुआ ना, बिकॉज दे आर रेडियस। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, चाहे तुम यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो। हाँ मैंने बनाया थोड़ा अलग जगह पर है, लग नहीं रहा होगा रेडियस, बट द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, तो ये और ये बराबर है, तो बन गया ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के हमेशा बेस एंगल्स बराबर होते हैं, तो ये हुआ वहाँ से 40 डिग्री। ठीक है, तो ये आसानी से सॉल्व हो गया 2 सवाल, ये आसानी से आपको 4-4 नंबर के लिए मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, जो आया था आईसीसी 2013 एग्जाम में। देखो 2013 में आ चुका है, क्वेश्चन है, ये डायग्राम दिया हुआ है, एंगल्स दिए हुए हैं पहले से ही। प्रूव ए सी इज द डायमीटर एंड फाइंड एंगल ए सी बी, क्वेश्चन था 4 नंबर के लिए। देखो तो डायमीटर था, तो हमने थ्योरम, लास्ट वाला थ्योरम क्या पढ़ा था कि अगर एंगल अंदर 90 है तो आसानी से बोल सकते हैं कि डायमीटर है और वो एक आर्क बन रहा है, और वो आर्क जो बन रहा है वो सेमी सर्कल है। तो थ्योरम से हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि एक एंगल हमें 90 डिग्री मिल चुका है अंदर सर्कल के, कहीं 90 डिग्री बन रहा है, हमें प्रूव करना है ए सी डायमीटर है, राइट? तो या तो इसको 90 डिग्री बताओ या तो इसको 90 डिग्री बताओ। अब देख के लग ही रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये 90 होने का चांस नहीं है उतना, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 डिग्री एंगल होगा, और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, चांस बहुत है 90 का बनने का। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो ये 65-70 ये ट्राइंगल है ना, तो एंगल इन द, सॉरी क्या क्या लिखोगे आप लोग कि सम ऑफ, एक बार मैं लास्ट में एक बार लिखवा दे रहा हूँ कि ट्राइंगल वाला क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जब भी आप ट्राइंगल का कोई भी एंगल निकालो तो ये हर समय वहाँ पे लगा देना, चिपका देने वाला थ्योरम। तो ये 70, ये 65, मतलब 135, तो एंगल ए डी बी कितना मिला मेरा 45 डिग्री, तो ये आ गया मेरा 45 डिग्री। अब 45 तो 90 होता है, और मुझे ए सी प्रूफ करने के लिए एक एंगल चाहिए था 90, मिल गया। तो बस डायरेक्टली लिख देना तुम लोग कि एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री
हैंस देयरफॉर प्रूव्ड कि AC इज डायमीटर, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे कि इफ एन आर्क सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल देन द आर्क इज अ सेमी सर्कल एंड द कॉर्ड इज द डायमीटर। बस यही लिखना है, लास्ट थ्योरम लिख देना, प्रूफ कर दिया आसानी से हमने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका है फाइंड एंगल ACB। राइट, ACB तो उससे भी ज्यादा आसान है। ACB एंगल देखो इस आर्क से मिलकर जा रहा है, इस आर्क से कोई और मिलके जा रहा है, हाँ ये वाला भी मिलके जा रहा है, ये भी मिलके जा रहा है और ये भी मिलके जा रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। देयरफॉर एंगल ट्रायंगल ही एंगल ACB इक्वल्स टू 45 डिग्री। हो गया, ACB इज 45 डिग्री। क्या लिखोगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। थियरम नंबर 15.2। ठीक, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया एंड इस पे आपको 4 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। सो सर्कल इज वन चैप्टर जहाँ पर आपको मार्क्स फ्री के मिलते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत आसानी से बन जाता है। इवन आप जो क्वेश्चन पेपर देखोगे, आप क्वेश्चन पेपर में लगभग एंगल निकाल लिए, हो गया खत्म। एंड ट्रस्ट मी, क्वेश्चन पेपर जो ICSE का होता है एंड CBSE इवन, जो क्वेश्चन पेपर में सर्कल से क्वेश्चंस आएंगे ना, वो इतने आसान होते हैं, इतने ज़्यादा आसान होते हैं कि यार इतने तो कॉम्प्लेक्स लोग सोचेगा ही नहीं, मैक्स टू मैक्स सीसा भी जाएंगे। यही लेवल होता है क्वेश्चन का कि बस एंगल दे दिया, सेम सेगमेंट, मैक्स टू मैक्स सेमी सर्कल, ये सब प्रॉपर्टी से ही सारे वैल्यूज आपके निकल जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQRS इस क्वाड्रिलेटरल का मुझे पेरीमीटर चाहिए। ठीक है, निकाल लेंगे, कोई नहीं। देखो 3 साइड्स का तो मुझे को दिया हुआ है, चौथा साइड ही मतलब ये निकालना है, वो निकालते ही मेरा पेरीमीटर अपने आप निकल जाएगा। नाउ ये मेरा PR डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है। एंगल इन द सेमी सर्कल, दोनों 90 डिग्री, दोनों लिखोगे 2 मार्क्स मिला। ठीक, अब नाउ यहाँ पर पिथागोरस थ्योरम लग सकता है, तो क्या लिखोगे तुम लिखोगे PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो या PR निकलेगा रूट ओवर PQ कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट ओवर 85 प्लस माइनस, रूट ओवर होता है तो प्लस माइनस तो लगता है ना, बट देखो यार माइनस नहीं बोल सकते, लेंथ है ना भाई, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। दिस इज द रीजन कि मन में तो आता होगा कि पिथागोरस थ्योरम भी जब लगाते हैं हम लोग तो यार रूट ओवर में एक पॉजिटिव वैल्यू आता है, एक नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव वाले को क्यों नहीं लिखते हैं? नेगेटिव वाले को इसलिए नहीं लिखते बिकॉज डिस्टेंस कभी भी होता है ना, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, ये बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जानो, वैसे पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये आया रूट ओवर 85। क्या प्लस लिखना, एक ही बात है, प्लस या फिर रूट ओवर 85। फाइन, अब इस वाले में पिथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आएगा PS स्क्वायर प्लस RS स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, PR स्क्वायर। PR का वैल्यू तो मुझे दिया हुआ है, PS क्वेश्चन मार्क, अच्छा ठीक है x ले लेते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट ओवर 85 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर कितना आएगा 85 माइनस 4 इक्वल्स टू 81। अब तक पता भी चल गया होगा आप लोग को क्या आंसर है ना, यस पता चल गया होगा। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा रूट ओवर 81 विच इज़ 9 सेंटीमीटर। अगेन प्लस माइनस नहीं लेना, पता है आप लोगों को अब अच्छे से, क्यों नहीं लेना, दिस बिकम्स माई 9 सेंटीमीटर। मेरे को कोई पेरीमीटर निकालने को बोल रहा है तो 7 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 9 कितना आता है, 9 2 11 2 24 सेंटीमीटर। यूनिट हो गए तो मिल गया, 4 नंबर हो गया। तो देखो अगर मेरे से तुम पूछते हो ना कि क्वेश्चन में क्या मार्किंग स्कीम होगा, इस वाले क्वेश्चन का मैं देखे अगर मार्किंग स्कीम बोलूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा, एंगल इन सेमी सर्कल को 90 डिग्री तुमने बताया, दोनों जगह 90 डिग्री लिखा, क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, 2 नंबर ले लिए तुमने। पाइथागोरस थ्योरम तुम लोगों ने अप्लाई किया,
ठीक है, एक नंबर और ले लिया तुम लोगों ने, यहाँ पर तुमने वैल्यू सही पुट किया, ठीक है, एक नंबर और मिलने वाला था तुम्हें, पर जैसे ही तुम अगर यूनिट नहीं दोगे, गया गया वो भी गया, तो 4 के बदले तुम्हें 3 मिलेगा। सिर्फ इसके लिए नहीं मिलेगा, हाँ जाहिर सी बात है आंसर के लिए ही एक नंबर है, बट विदाउट यूनिट ये आंसर कहलाएगा ही नहीं, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर लिखना। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो अब क्या करें, अब क्या यूनिट बैठाएं, हाँ अब कौन सा यूनिट बैठाऊं मैं, अब मैं बैठाऊंगा 9 यूनिट्स, बस यूनिट यूनिट बोल रहा हूँ, 9 यूनिट से लिखोगे। अगर एरिया आ गया तो स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। वॉल्यूम आ गया बाई चांस विदाउट यूनिट्स तो उसमें तो क्यूब होता है ना, तो क्यूब यूनिट्स देख लोगे, फ्रेम कर लोगे, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन देख के बहुत ज़्यादा टफ लग रहा होगा, एंड इतने सारे वेरिएबल्स ए बी सी डी ई पी क्यू, बाप रे बाप बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बट क्वेश्चन लिटरली 1 मिनट का है। आई मीन बिना मैं ये उठाए भी कर सकता हूँ, बट समझाने के लिए बोलना पड़ेगा, 1 मिनट में हो जाएगा समझ। देखो क्वेश्चन है कि प्रूफ, क्या है, प्रूफ दैट ए सी इक्वल्स टू ई डी, बस यही क्वेश्चन है जो 3 नंबर बोलो के लिए आ सकता है। देखो जब प्रूविंग एक ही टू रहे ना तो मोस्ट प्रोबेबली 3 नंबर के लिए आएगा, जब एक से ज़्यादा हो जाता है प्रूविंग और वैल्यू फाइंड करना तो मोस्ट प्रोबेबली कम्स फॉर 4 मार्क्स, बट जब क्वेश्चन सिर्फ एक रहता है तो यू एक्सपेक्टेड फॉर 3 मार्क्स ओनली। हाँ जी, तो ए सी इक्वल्स टू ए डी प्रूफ करना है, 290 डिग्री दिया हुआ है, कहीं ना कहीं मन में स्क्वायर और रेक्टेंगल आ रहा होगा कि स्क्वायर बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है, हाँ देख के पता चल रहा है स्क्वायर तो उतना नहीं बनेगा, ये डायमीटर है। हाँ जी, चलो काम करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं और मीट करा देते हैं पॉइंट को। कोई नहीं कर सकता है आराम से, वी कैन ड्रॉ दिस पॉइंट, डेफिनेटली वी कैन ड्रॉ। जैसे ड्रॉ किया, अब क्योंकि ये मेरा डायमीटर है, आई कैन राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। थ्योरम यूज़ किया मैंने, 1 नंबर मिला, ये वैल्यू पुट किया 90 डिग्री, ठीक है, एक और नंबर मिला, एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, 2 नंबर मिल गए। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा ना मेरा भाई, क्यों, इसका बहुत लोगों को पता नहीं होता है, पर याद रखना ये लीनियर पेयर है। लीनियर मतलब लीनियर पेयर मतलब एक लाइन में क्या हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 180 डिग्री हो सकता है ना एक लाइन में। तो अगर एक एंगल आपको पता है अल्फा, तो बीटा क्या होगा 180 माइनस अल्फा, राइट। तो इसे हम कहते हैं लीनियर पेयर, कि अगर 180 डिग्री लाइन में तो 180 डिग्री बनना है वैसे, तो अगर उसमें से एक एंगल अल्फा दिया हुआ है तो दूसरा बचा हुआ एंगल है वो 180 माइनस अल्फा मेरे को देगा। सिमिलरली ये लीनियर पेयर एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर एक 90 है तो दूसरा भी 180 माइनस 90 मतलब 90 ही होगा ना। अब देखो मुझे 90 90 90 मिल गया, ये क्वाड्रिलैटरल बन रहा है, 4 साइड है क्वाड्रिलैटरल, और 4 साइड क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ एंगल्स कितना होता है 360 डिग्री ना। sum of sides of sum of angles of a sorry sum of angles of a quadrilateral is equal to 360 डिग्री। जैसे ट्रायंगल का 180 होता है, क्वाड का 360 होता है, तो 90 90 90 तो 3 है, तो मतलब ये भी 90 90 90 एंड 90। तो उस क्वाड्रिलेटरल्स के मेरे को चारों एंगल्स 90 मिल चुके हैं। नाउ जब चारों एंगल्स मेरे को 90 मिल चुके हैं तो मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना। इसको अच्छे से लिख देते हैं, लीनियर पेयर, ओके। तो क्या लिखोगे, एंगल ए सी ई इक्वल्स टू एंगल सी ई डी इक्वल्स टू एंगल ई डी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब चारों एंगल मेरे को मिल गए तो देयरफॉर लिख सकते हो द क्वाड इज अ रेक्टेंगल with all the 4 sides as 90 degree, 4 sides of angle 90 डिग्री। बस हो गया क्वेश्चन। देखो रेक्टेंगल अगर आपको प्रूफ करना है कोई भी क्वाड्रिलैटरल को तो कैसे प्रूफ करोगे, चारों एंगल्स 90 बता दो, प्रूफ हो गया क्वाड्रिलैटरल है। एंड अगर रेक्टेंगल है तो क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ना। तो देयरफॉर यहां से मुझे क्या मिला,
CE equals to AD and AC equals to DE। क्या मेरा क्वेश्चन यही पूछ रहा था? यस, यही पूछ रहा था। इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो बच्चा लोग फर्स्ट यूनिट जो है सर्कल का वो बहुत ज़्यादा आसान है। इनफैक्ट सर्कल पूरा चैप्टर ही आसान है, ये छुट्टी बजाते बजाते हो जाएगा। एंड लिटरली मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इस चैप्टर का, सर्कल्स का। जब हम क्लास 10 में थे एंड आई यूज टू जस्ट लव मैथ्स, मैथ्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथ्स करने का तो बहुत जोश है। मैथ्स जब नहीं तब हम लोग कुछ भी लेके बैठ जाते थे कि मैथ्स करना है, मैथ्स करना है। एंड हमारे सर भी बहुत औसम थे, मैथ्स करते रहते थे। अब सर्कल्स का चैप्टर स्टार्ट तो हुआ सर्कल्स का चैप्टर। अब देखिए क्वेश्चंस एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस और सबका भी डायग्राम बना हुआ है। अब कौन कॉपी में डायग्राम बनाने जाए, कौन ये सब करने जाए। तो पेंसिल लिया और बुक में ही सॉल्व करते चले गए। एंगल बताना है तो एंगल लिख दो, और अगर थियरम प्रूव हो रहा है तो छोटे छोटे में लिख देते थे वहीं पे थियरम प्रूव। एंड लिटरली द एंटायर सर्कल चैप्टर हमने कॉपी में कभी किया ही नहीं। एंटायर सर्कल चैप्टर मैंने बुक में ही सॉल्व कर डाला है। इनफैक्ट क्लास 9 में भी हुआ था, जब से सर्कल्स ज्योमेट्री था तो मैं बुक में ही सॉल्व कर देता था, हर एक चीज़ को बुक में सॉल्व कर देता था। बिकॉज सर्कल्स थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, सेम चीज़ आपको बार बार लिखना होता है विद ऑल दोज थियरम, तो वो सब बार बार लिखने में मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने बुक में ही सब सॉल्व कर दिया एकदम अच्छे से। ये एंगल, ये है एंगल है, सबका थियरम दिस इक्वल्स टू दिस, प्रूव करना है, प्रूविंग भी बुक ही में कर डाला मैंने। यस, बट प्लीज़ डू नॉट ट्राई दिस एट होम। आप लोग कॉपी में लिख के करना, प्रैक्टिस रहेगा। मेरा तो ये हैक था सर्कल को अच्छे से कंप्लीट करने का, जल्दी से कंप्लीट करने का। सर्कल बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, यस आई एग्री, बड़ा चैप्टर है। बट अगर कोशिश करोगे एंड इंटरेस्ट जगाओ सर्कल में, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू, इट विल रियली फेच यू मार्क्स इन योर बोर्ड्स। बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं सर्कल से, लगभग 8 नंबर आसानी से। देखो बोर्ड्स में जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को तो बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, नो डाउट्स। बट जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं मैथ्स में स्पेशली, बिकॉज मैथ्स मोस्टली लोग अवॉइड करते हैं मैथ्स में, वो लोग डेफिनेटली नहीं काउंट करते हैं बेस्ट ऑफ 5 में। बट मेरा मानना है कि वो बहुत बड़ी गलती करते हैं इफ दे नॉट काउंटिंग इट इन द बेस्ट ऑफ 5, बिकॉज मैथ्स अगर आप काउंट करोगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज कर देगा। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप हर चैप्टर करो, चूज द चैप्टर्स जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है उसको ही करो। एटलीस्ट पासिंग मार्क्स लाओ एंड अच्छे नंबर लाओ, सो दैट वो आपका वीक पॉइंट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन जाए। आई एम नॉट सेइंग यू कि आप पूरे 22-24 चैप्टर करके जाओ एग्जाम हॉल में, नहीं। 15 चैप्टर, 16 चैप्टर, जितनी भी अच्छे से वेटेज के हिसाब से कि इसमें ज़्यादा वेटेज है। फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ज्योमेट्री, सिमिलैरिटी से नहीं उतना, मैप्स एंड मॉडल्स, टॉपिक्स उठाओ, रेशियो प्रोपोर्शंस, बहुत वेट कैरी, बहुत ज़्यादा वेट कैरी करता है सब चैप्टर्स। तो पिक दिस चैप्टर्स एंड डू इट, वेरी इंटरेस्टिंग, मार्क्स बहुत अच्छे से मिलता है। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो।